हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिपल टी डायग्राम, मींस टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। इस डायग्राम को किस तरह से रीड किया जाता है, कौन कौन से फेजेस इस डायग्राम में पाए जाते हैं, उन्हें किस तरह से अचीव किया जाता है और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को ट्रिपल टी डायग्राम या फिर आइसोथर्मल डायग्राम भी कहा जाता है, या फिर इसे एस कर्व या सी कर्व से भी जाना जाता है। एस कर्व या सी कर्व इसे इसके शेप की वजह से कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टील्स के लिए ट्रिपल टी डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे ये डायग्राम यूटेक्टॉइड स्टील की है। यूटेक्टॉइड स्टील मीन्स ऐसा स्टील जिसके अंदर 0.8% कार्बन हो। यूटेक्टॉइड स्टील हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि यूटेक्टॉइड पॉइंट ही वो पॉइंट है जहां पे हमें मिनिमम टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट रीजन मिल जाता है। आयरन कार्बन डायग्राम स्टडी करते वक्त हम लोगों ने देखा था कि 723 या 727 डिग्री सेल्सियस के जस्ट अबव यूटेक्टॉइड पॉइंट पे हमें ऑस्टेनाइट रीजन अचीव हो जाता है। फिर जैसे जैसे हम लोग ऑस्टेनाइट रीजन को कूल करेंगे वैसे वैसे हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं टाइम ऑफ कूलिंग पे। हम जितना फास्ट कूल करेंगे प्रोडक्ट उतना हार्ड एंड टफ और ब्रिटल बनेगा, और जितना स्लो कूल करेंगे उसे ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए टाइम मिलेगा और वो सॉफ्ट होता जाएगा और पोरलाइट स्ट्रक्चर में मिलेगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें हमारे प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर देखना है तो हमारे लिए ट्रिपल टी डायग्राम बहुत ही यूजफुल होती है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम प्लेस किया हुआ है, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर इस डायग्राम के जरिए हम हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये जो फर्स्ट वाला कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर यहाँ से कूलिंग कर्व ऐसा आ रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है तो मीन्स यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर ये जो दूसरा वाला कर्व है इट शोज एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। ये जो ए है इट शोज दी ऑस्टेनेटिक रीजन, या फिर ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है ए डैश वाला इट शोज दी ऑस्टेनेटिक रीजन, ये पूरा ऑस्टेनाइट का रीजन है। और ये जो राइट साइड वाला एरिया है, डायग्राम के राइट साइड वाला एरिया है, इट शोज एफ प्लस सी मीन्स फ्राइट एंड सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन, जिसे हम परलाइट भी कहते हैं। अगर हम लोग परलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमें फेराइट और सीमेंटाइट के अल्टरनेट लेयर्स दिखाई देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस रीजन को फेराइट प्लस सीमेंटाइट इस तरह से लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड के अंदर ऑस्टेनाइट है और राइट साइड के अंदर फेराइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। ये वाला जो कर्व है इट शोज द स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और अंदर वाला जो कर्व है या फिर राइट साइड वाला जो कर्व है इट शोज द एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो मिडल डॉटेड जो लाइन है इट शोज द मिडल फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मींस यहाँ पे हमें फेराइट की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, सीमेंटाइट की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी और ऑस्टेनाइट की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। मींस यहाँ जो है यहाँ पे मैक्सिमम ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे मैक्सिमम फेराइट और सीमेंटाइट है, पर यहाँ पे एवरेज प्रॉपर्टीज अगर हम लोगों को चाहिए तो हमें ये कर्व को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्लाइड में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कर्व के डायमेंशन या फिर कर्व किस तरह से प्लेस किया गया है इस डायग्राम के अंदर। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो अपर लाइन है, जो अपर कर्व है, वो यहाँ से शुरू होके इस तरह से यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। ये जो अपर लाइन है जहाँ पे मार्टन साइड स्टार्ट लिखा हुआ है ये अपर कर्व का ही पार्ट है। ये टोटल जोन है ये अपर कर्व का जोन है, ठीक है। ये जो लोअर कर्व है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड होता है वो कुछ इस तरह से टिल्ट होके यहाँ एंड हो जाता है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन के पास वो एंड हो जाता है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, मीन्स 727 या 723 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर हमें ऑस्टेनाइट मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टोटल ऑस्टेनाइट कंसिडर कर रहे हैं और इस साइड में फेराइट प्लस सीमेंटाइट।
अब ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर हमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी ऑस्टिनाइट, फेराइट और सीमेंटाइट की। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन एंड होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए कुछ कर्व बनाते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से कूलिंग रेट हम लोग वैरी करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कर्व हम लोग बनाएंगे ऐसे, देन नेक्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, हम लोग कट करके दोबारा बनाएंगे। 1 मिनट। ठीक है, कर्व को हम लोग दोबारा बनाएंगे। फोर्थ वाला जो कर्व है इस तरह से कुछ, फिफ्थ वाला कर्व ऐसे। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इस कर्व को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला कर्व देखते हैं कि सबसे ज्यादा कूलिंग टाइम इसको मिला हुआ है। जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग टाइम देखें तो सबसे लेट ट्रांसफॉर्मेशन इसका स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो गया है, देखिए यहाँ पे 10 के बाद ही यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन देर से स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे ऑस्टिनाइट जोन के अंदर जो हमारा मटेरियल है उसको कूल होने के लिए प्रॉपर टाइम मिला हुआ है। उस प्रॉपर टाइम के बाद जो एफसीसी स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर होगा और वो परलाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कूलिंग टाइम और कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो कूलिंग टाइम यहाँ तक उसको मिला था उसको हम लोग और कम कर देंगे। ठीक है, जैसे इस सेकंड कर्व के अंदर। ठीक है, सेकंड कर्व के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले इस टाइम पे वो मतलब 10 स्क्वायर जो टाइम है इस पे वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पे उससे पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा सॉर्बाइट। मतलब परलाइट से ये थोड़ा सा हार्ड होगा, इसके अंदर सीमेंटाइट वाले प्रॉपर्टीज थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे एज कम्पेयर टू परलाइट। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोगों ने और कम कर दिया है कूलिंग टाइम। ठीक है, कूलिंग टाइम हम लोगों ने और कम कर दिया, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड होगा और हमें एट द एंड मिलेगा सॉर्बाइट। इन दोनों के कंपैरिजन में टोरोसाइट जो है, इन दोनों के कंपैरिजन में टोरोसाइट ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली डक्टिलिटी टोरोसाइट की कम होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन टाइम और कम कर दिया है। ठीक है, मतलब वो 10 के अंदर, 10 से पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ऑयल कूल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले में फर्नेस कूलिंग कर रहे थे, सेकंड वाले में एयर कूलिंग, देन नेक्स्ट फोर्स्ड एयर कूलिंग। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ऑयल कूलिंग कर रहे हैं तो उससे जल्दी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि एवरेज प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। मतलब इन सबसे ज़्यादा ये मटेरियल हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, टेंसाइल कम होगा, बट टफनेस हार्डनेस इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस कर्व के अंदर हम लोगों ने फास्ट कूलिंग की है। मतलब इससे ज़्यादा फास्ट कूलिंग हो ही नहीं सकती। अगर हमारा कर्व इस नोज को टच किए बिना निकल जा रहा है, मतलब यहाँ से कहीं कर्व जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मिनिमम शॉर्ट टाइम या फिर मिनिमम लेस टाइम हम इतना ही रख सकते हैं कि हमारा कर्व इस नोज को, इस टिप को टच होके क्रॉस हुए। ठीक है, तो अब यहाँ से टिप को टच हो गया तो क्रॉस हो गया, मीन्स यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, बट टोटली ट्रांसफॉर्मेशन एंड नहीं हो सका। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे, जो कि ये ऑस्टेनाइट से डायरेक्ट मार्टेन साइट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्टेन साइट का ट्रांसफॉर्मेशन 240 डिग्री सेल्सियस से, यानी 240 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और 50 डिग्री सेल्सियस पे आके खत्म होगा। मतलब यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें 100% मार्टेन साइट मिल जाएगा। जनरली ये 100% मार्टेनसाइट नहीं होता है, कुछ इसके अंदर रिटेंड ऑस्टिनाइट चीजें बच जाती है। मीन्स जैसे हम लोग, हमें पता है कि ऑस्टिनाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बीसीसी है
और मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो BCT, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है। और ऑस्टेनाइट का कौन सा है? बॉडी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और इसका कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोन। तो मीन्स इस फास्ट कूलिंग के चलते भी कुछ ऑस्टेनाइट FCC रीजन, FCC फेज में ही बच जाता है, जिसे हम लोग रिटेन ऑस्टेनाइट कहते हैं। मीन्स 95% तो मार्टेनसाइट बन जाएगा, लेकिन 5% हो सकता है कि ऑस्टेनाइट बचा हुआ हो, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी ऑस्टेनाइट बचा हुआ हो, जिसे हम लोग रिटेन ऑस्टेनाइट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं सिर्फ कूलिंग टाइम को वेरी करके, ठीक है। ये तो टेम्परेचर है, हम लोगों ने इस रेंज तक इसे गर्म किया था, रेड हॉट किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग टाइम पे एक ही मटेरियल को कूल किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने 5 पीसेस, 5 पीसेस ऑफ आयरन रेड हॉट किए थे, ठीक है। एक को हम लोगों ने फर्नेस के अंदर कूल किया, तो वो बन गया परलाइट, क्योंकि फर्नेस के अंदर बहुत स्लो कूलिंग होती है, वो बन जाएगा परलाइट। देन नेक्स्ट हम लोगों ने एयर के अंदर कूल किया, वो बन गया सॉर्वाइट। देन हम लोगों ने उसके बाद फोर्स्ड एयर कूलिंग की, मीन्स हम लोगों ने फैन लगा के कूलिंग की, तो वो नेचुरल एयर से ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसीलिए वो बन गया टोरोसाइट। टोरोसाइट जो है इन दोनों से ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, डक्टिलिटी कम है। उसके बाद हम लोगों ने ऑयल क्विंचिंग की, मतलब ऑयल के अंदर डिप कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने कूलिंग टाइम और कम कर दिया, ठीक है। तो हमें अचीव हुआ बेनाइट। बेनाइट जो है मार्टेनसाइट से थोड़ा ही कम हार्ड होता है। मीन्स अगर मार्टेनसाइट के बाद कोई मटेरियल हार्ड है तो वो है बेनाइट, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम और ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट पीस बचा था 5 पीसेस में से, उसे हम लोगों ने डायरेक्टली पानी के अंदर क्विंच कर दिया, कोल्ड वाटर में क्विंच किया, जिसकी वजह से ये कर्व जो है इस नोज को टच होके नीचे आ गया, और यहाँ से मार्टेनसाइट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मार्टेनसाइट एंड हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये सबसे हार्डेस्ट फेज है, ठीक है, मार्टेनसाइट, जिसका टफनेस ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, ब्रिटलनेस ज़्यादा है, ठीक है। डक्टिलिटी बहुत कम होती है इसके अंदर, मेलाबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और यहाँ जो टेम्परेचर आएगा मीन्स 550 आएगा और 505 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो भी टेम्परेचर आएगा उसे हम लोग कहते हैं नोज टेम्परेचर। मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा कूलिंग कर्व इस अपर कर्व को टच करके पास हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं नोज टेम्परेचर। दिस इज नोज ऑफ और कर्व, तो इसको हम लोग कहते हैं नोज टेम्परेचर। तो नोज टेम्परेचर हमारा वेरी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ स्टील, ठीक है। यहाँ से मार्टेनसाइट बना और यहाँ पे वो टोटली फिनिश हुआ। अब मार्टेनसाइट बन जाने के बाद कुछ ऑस्टेनाइट के फेजेस भी बचे हुए होते हैं, मीन्स FCC स्ट्रक्चर भी बचा हुआ होता है, जिसे हम लोग रिटेन ऑस्टेनाइट कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगर रिटेन ऑस्टेनाइट को निकालना है तो हमें हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक बार फिर से शॉर्ट में हम लोग इस डायग्राम में देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और किस तरह से प्रोडक्ट हमारा अचीव हुआ। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये है हमारा टाइम, वर्टिकल एक्सिस जो है ये है टेम्परेचर, ठीक है। ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, मींस 727 या फिर 723 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर हमें ऑस्टेनाइट मिलेगा। तो इस कर्व के ऊपर जो है मीन्स यहाँ पे टोटली हम लोग ऑस्टेनाइट कंसिडर कर रहे हैं, और इस कर्व के नीचे परलाइट, बेनाइट या टोरोसाइट वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो मार्टेनसाइट। अपर कर्व हमारा ये है, यहाँ से आके ये इस तरह से ट्विस्ट हो चुका है। लोअर कर्व यहाँ पे है, ठीक है, ये टोटल लोअर कर्व है। इसके बीच में हमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, मतलब ऑस्टेनाइट, फेराइट, सीमेंटाइट। यहाँ पे ऑस्टेनाइट प्लस परलाइट लिखा हुआ है, बट जनरली परलाइट होता क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टेनाइट एंड बेनाइट, मीन्स यहाँ पे एवरेज प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी ऑस्टेनाइट की और बेनाइट की। तो अगर हम लोग स्लो कूलिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ से इसको टोटल टाइम दे रहे हैं यहाँ तक आने का, और फिर यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन होके इधर जाएगा, तो मीन्स हमें परलाइट मिलेगा। तो यहाँ से इतना ट्रेवल करके आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली होगा, उसे प्रॉपर टाइम मिलेगा FCC से BCC ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये हो जाएगा परलाइट। अगर हम लोग टाइम को कम कर दे रहे हैं, यहाँ से आके यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो ये टाइम हो जाएगा कम। टाइम कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा बेनाइट।
या फिर टोरोसाइट वगैरह, ठीक है। तो बेनाइट टोरोसाइट पर्लाइट से ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा टफ है, ठीक है। पर्लाइट डक्टाइल मटेरियल जितनी डक्टिलिटी शो करेगा उससे कम डक्टिलिटी होगी बेनाइट की। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फास्ट क्विंचिंग करें, मतलब इस नोज को टच करके हम लोग सीधा नीचे लेके आ जाएं, तो हमारा बन जाएगा मार्टेनसाइट, ठीक है। मार्टेनसाइट की टफनेस हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मार्टेनसाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा 240 डिग्री सेल्सियस पे और एंड हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। अगर कुछ कंपाउंड एफसीसी स्ट्रक्चर में बच जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिटेन्ड ऑस्टिनाइट। ऑस्टिनाइट का स्ट्रक्चर एफसीसी होता है और मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर होता है बीसीटी, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागॉन, और इसका है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर बॉडी सेंटर्ड टेट्रागॉन वाले स्ट्रक्चर के साथ हमें एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाले कोई स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे रिटेन्ड ऑस्टिनाइट, ठीक है। तो उसे निकालने के और डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, हीट ट्रीटमेंट वगैरह, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। टुडे वी विल स्टॉप हियर। आज के टॉपिक में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी या प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।